चर्चा एक खास स्पॉन्सर्ड बाय नई टीवीएस रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात कर रहे हैं यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। गांव की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस चुनाव का अपना बड़ा महत्व है। कहा जा सकता है कि छोटी सरकार से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए भी माहौल बनते हैं और ये चुनाव किसी भी मायने में उतनी तत्परता से लड़े जाते हैं। पंचायत के चुनाव में तो राजनीतिक पार्टियां भी चुनावी मोड पर हैं। छोटी सरकार का महत्व और उसे लेकर राजनीतिक रस्साकसी क्या है और कितना महत्वपूर्ण है चुनाव, इसी पर हम सभी खास मेहमानों से बात करेंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विजेंद्र कुमार जी हैं, पूर्व प्रधान हैं। हमारे साथ नेपाल सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जल्दी हमारे साथ गौरव मिश्रा जी, श्री प्रकाश सिंह जी और डॉक्टर हमजा बिलाल भी जुड़ेंगे। मैं विजेंद्र कुमार जी, आप तो खुद पूर्व प्रधान रहे हैं, आपसे मैं आप ही के पास आना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब एक हाईकोर्ट का आदेश आया है कि मई तक लगभग 30 मई तक पंचायत चुनाव करा लिए जाएं, ऐसा बोला गया है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे और वर्तमान में जो स्थिति है, क्योंकि परिसीमन भी होना है, वो भी बहुत अहम है, उसे लेकर भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये सारी प्रक्रिया इतनी जल्दी हो जाएगी और चुनाव नए परिसीमन के हिसाब से हो जाएंगे। विजेंद्र कुमार जी। हाँ जी, ऐसा है जी। देखो, चुनाव तो अब तक हो लेने चाहिए थे, क्योंकि अगर इसमें गांव में अब फिलहाल कोई प्रधान नहीं, तो इसलिए सभी कार्य जो हैं वो भाई रुके पड़े हैं। तो इसीलिए चुनाव तो जल्दी से जल्दी सरकार को करवा देने चाहिए। जी बिल्कुल, चुनाव तो करा देने चाहिए, होने भी चाहिए। नेपाल सिंह जी, सबसे अहम बात यह है कि जो पंचायत चुनाव है अब होने जा रहे हैं और ऐसे में पंचायत चुनाव की जो अहमियत है, कितना अहम है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लिए। और पंचायत चुनाव, क्योंकि सभी लोग कहते हैं, जैसे अभी प्रधान जी भी कह रहे हैं, होने चाहिए थे, थोड़ा लेट हो गए, ठीक है, कोविड था, अब घोषणा हो गई है। इससे लेकर जो तैयारियां हैं, एक ये भी कहा जा रहा था कि नए परिसीमन के हिसाब से होने चाहिए थे। क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें पूरी होकर और इस तिथि के अंतर्गत जितनी भी जो डेट दी है, 30 मई से पहले पहले सारी चीजें बोली गई हैं, पूरे हो जाएंगे और इसका महत्व कितना है? जी देखिए, पंचायत चुनाव किसी भी लोकतंत्र में सबसे अहम चुनाव होता है, क्योंकि पंचायत ही लोकतंत्र का पूरा एक रीढ़ की हड्डी होती है। कायदे में तो जो प्रजातंत्र या लोकतंत्र शुरू होता है वो होता ही गांव से है, इसलिए इसकी महत्ता देकर ग्राम पंचायत बनाई गई थी। ग्राम पंचायत को ज्यादा अधिकार दिए गए थे। राजीव गांधी समय में एक नया प्रस्ताव पास किया गया था, इसलिए नया बिल संविधान संशोधन किया गया, जिसमें पंचायती राज सिस्टम को बहुत बड़ी अहमियत और बहुत बड़ी जिम्मेदारी साथ दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि धीरे धीरे पंचायती चुनाव में राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा राजनीति होगी और ये चुनाव बजाय विकास के लिए, ग्राम विकास के लिए लड़ने के बजाय ये एक बहुत ही अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ चुनाव हो गया। व्यक्तिगत विकास पर ज्यादा जोर हो गया नेपाल सिंह जी। सापेक्ष में प्रधान के चुनाव को और मेंबर पार्लियामेंट चुनाव को देखा जाए। जी, आप कुछ कहते थे संजय भाई? हाँ, मैंने कहा व्यक्तिगत चुनाव हो गया। आजकल व्यक्तिगत जो अपना लाभ हो सकता है, शायद इसमें वो ज्यादा अब काम आने लगा, लोग उस पर ज्यादा केंद्रित हो गए धीरे धीरे करके। अब ये चुनाव राजनीतिक पार्टियों के द्वारा नहीं लड़ा जाता, ना राजनीतिक पार्टियां इसको लड़ना चाहती। ग्राम पंचायत चुनाव जनरली व्यक्तिगत रूप से लड़ा जाता है और वो पंचायत का चुनाव वो गांव के राजनीति पर निर्धारित होता है। गांव के अंदर जातिगत समीकरण, गांव के अंदर व्यक्तिगत समीकरण और गांव के अंदर प्रभावशाली का समीकरण। इसमें कोई भी पार्टी अपने आप को फंसाना नहीं चाहती, इसलिए उनका फर्ज है। लेकिन जहां तक आपने पूछा दूसरा प्रश्न कि उसकी तैयारी है या नहीं है, योगी सरकार की तैयारी पहले कर चुकी थी, सिर्फ कोविड की वजह से वो इसमें डिले जरूर हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि यदि पंचायत चुनाव समय पर नहीं होंगे तो सारी व्यवस्था अभी किसी न किसी सरकारी तंत्र के द्वारा देखी जाती है, जिससे ग्राम के बहुत सारे कार्य रुक जाते हैं और उसमें ग्राम की जो पंचायत है वो अपना निर्णय नहीं ले पाती। तो पंचायत चुनाव तो जल्दी करने का एक अच्छा निर्णय लिया कोर्ट के द्वारा, ये बिल्कुल ठीक बात है।
और कोविड भी अब इतना कंट्रोल में है कि उसका कोई इम्पैक्ट चुनाव पर नहीं आना चाहिए। जहां तक परिसीमन का सवाल है, परिसीमन का कार्य ज्यादातर ग्राम प्रधानों से ग्राम स्तर पर हो चुका था, लेकिन कोविड की वजह से इसका संकलन नहीं हो सका और वो उसका नोटिफिकेशन नहीं हो सका। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई और ज्यादा देर लगेगी और वो इसको संकलन करके जल्दी प्रकाशित कर देंगे, चुनाव हो जाएंगे। बिल्कुल। नेपाल सिंह जी, एक बात और अहम है कि जिस तरह से कहा जाता है कि जो पंचायत चुनाव है वो कहीं ना कहीं आने वाली जो सत्ता है, जो चुनाव है विधानसभा के, उसे ध्यान में रखकर पार्टियां तैयारी करती हैं और इसलिए वहां ज्यादा राजनीति हो जाती है। इसमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टियां इसलिए चुनाव लड़ती है कि इससे सेंटिमेंट्स पता चलते हैं और वो खुद इसमें आके जीतने और हारने का ना श्रेय लेकर सिर्फ खाली इसको सेंटिमेंट्स के लिए इसको लाती है और सेंटिमेंट्स देखती है कि सेंटिमेंट्स किस पक्ष में जा रहे हैं और फिर उसके हिसाब से बड़े चुनाव की तैयारी होती है। इसलिए चुनाव तो महत्वपूर्ण है। लड़ती राजनीतिक पार्टियां पीछे से है, लेकिन सामने आके नहीं लड़ती, अपना सेंटिमेंट्स देखती हैं, जनमानस का मन पढ़ती हैं। इस चुनाव में भी एक गांव में 1000, 1200, 1500, 2000, 20,000 तक वोट होती हैं और उसके हिसाब से लोग जो है अपना निर्णय लेते हैं और उससे गांव का उनका अपना डाटा होता है कि ये आदमी बीजेपी माइंडेड है, ये आदमी कोई दूसरी पार्टी का माइंडेड है, कांग्रेस माइंडेड है, और उसके हिसाब से जो लोग जीत के आते हैं, पार्टी अपने सेंटिमेंट देखते हैं कि हमारा पूरे प्रदेश स्तर पर क्या असर रहेगा। नहीं, बिल्कुल। और एक और बात है नेपाल सिंह जी, अगर आप देखें लगातार बहुत बार शिकायत आई है कि भ्रष्टाचार बड़े तादाद पर हुआ बहुत जगह, और कुछ जगह ऐसा भी रहा कि वास्तव में कुछ प्रधानों ने इतना अच्छा कार्य किया कि वो बहुत ही मतलब पूरे देश में उसे माना गया कि यार वास्तव में इन्होंने काम किया। तो ये जो भ्रष्टाचार है ये निचले स्तर से शुरू हो जाता है। इसे खत्म करने के लिए पंचायतों को क्या करना चाहिए? कैसे आप देखते हैं कि कैसे ये निचले स्तर का जो सबसे पहले पायदान का भ्रष्टाचार है ये कम हो? देखिए, यदि कोई देश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करता है, वो सब बेईमानी है जब तक कि वो भ्रष्टाचार मुक्त प्रधान नहीं चुन देता। यदि भ्रष्टाचार मुक्त प्रधान नहीं चुन सकता तो वो भ्रष्टाचार मुक्त प्रधानमंत्री की तो बात सोचनी ही नहीं चाहिए उसको। सबसे पहले यदि ग्रामीण व्यक्ति अपने गांव के विकास की बात सोचने लगेंगे तो जो ग्रामीण प्रधान बनेंगे, यदि वो ईमानदार बनेंगे तो वो आगे भी ईमानदार जिला परिषद के व्यक्ति को चुनेंगे, वो उससे आगे फिर जो है एमएलए में मदद करेंगे, वही एमपी को मदद करेंगे और वही राष्ट्रीय स्तर सरकार में बनने वाले। ये नींव है लोकतंत्र की। ये जितनी भ्रष्टाचार मुक्त होगी, जितनी दीमक मुक्त होगी, उतना ही लोकतंत्र दीमक मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। लेकिन इसका उल्टा है, मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार का लेवल ग्राम प्रधान लेवल पर ज्यादा है और उतना ऊपर के स्तर पर नहीं है। और इसमें भी जो भ्रष्टाचार है वो अजीब तरह का भ्रष्टाचार है। जैसे बहुत ज्यादा दारू जो है चुनाव में पिलाई जाती है। मुझे समझ नहीं आता दारू का क्या रोल है चुनाव में, मुझे समझ नहीं आता पैसे का क्या रोल है। कौन से क्यों नहीं पूछता कि ये प्रधान जो हम चुनने जा रहे हैं ये इतना पैसा कहां से लेके आया और ये पैसा जो लगा रहा है इसका पैसे की आमदनी कहां से करेगा, इस पर कोई प्रश्न नहीं करता। इसलिए इस लोकतंत्र में, भारत जैसे लोकतंत्र में, जो बहुत सारी जनता जो सिर्फ जाति, धर्म, क्षेत्र पर बटकर अपने कुछ छोटे लाभ पर बटकर जो वोट डालती है, जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी जब तक ना तो गांव की व्यवस्था बदल सकती ना देश की व्यवस्था बदल सकती। इसलिए मेरा तो मानना है यदि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनानी है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रधानमंत्री बनाना, तो सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त प्रधान बनाने का संकल्प जनता के द्वारा लिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अहम बात है। और जो बातें नेपाल सिंह जी ने कही है वो तो बड़े बड़े चुनाव में भी देखने को मिलती है। प्रधान क्या, यहाँ तो हर चुनाव के अंदर ये 2-3 चीजों की आवश्यकता ज्यादा पड़ती दिखाई देती है। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, जिस तरह से आपने सुना, नेपाल सिंह जी ने भी बताया कि किस तरह की स्थितियां होती जा रही है। एक बात गौरव जी है कि बहुत समय से एक मांग उठती रही है कि जो प्रधान है, एक तो वहां पर सबसे बड़ा सवाल यह रहता था कि प्रधान तो हैं लेकिन एक पति शब्द और जुड़ जाता है उसके साथ में, तो प्रधान के साथ प्रधानपति काम करने के लिए चला जाता है। उसके अलावा एक जो पढ़े लिखे समाज की बात होती है कि भाई चलिए कुछ तो रहे, उसे लेकर क्या तैयारियां हैं सरकार की? आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कुछ अब की बार ऐसा नया कोई नियम या कोई एक ऐसा अध्यादेश जारी करने वाली है कि कुछ चीजें निचले स्तर से सही होनी शुरू हो, तब धीरे धीरे कर वो ऊपर तक आए? जी
देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है। और जैसा नेपाल सिंह जी अभी बता रहे थे कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं कि जो लोकतंत्र की इकाई है उसमें भ्रष्टाचार ने अपना जड़ बना रखा है। और कहीं ना कहीं उस इकाई को अनेकों दलों ने अपने अनुसार सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में आने के लिए उसका प्रयोग किया है, दुरुपयोग किया है। और यही कारण है कि अनेकों प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था दूषित होती है, उससे आम नागरिक प्रभावित होता है, उससे विकास प्रभावित होता है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी सरकार बहुत ही कीन तरीके से, बहुत परिष्कृत तरीके से इन चुनावों को कराना चाहती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले जो चक्रानुक्रम है इन पंचायत चुनावों का, उसका 2020 में पुनरीक्षण हो रहा है और आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको भी लागू किया जा रहा है अनुसूचित जातियों के लिए, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए। तो कई ऐसे प्रयोग इस चुनाव में देखने को मिलेंगे। आरक्षण के साथ साथ शिक्षा पर क्या काम हो रहा है? जी, निश्चित रूप से देखिए, आज हमारा समाज बहुत जागरूक हो रहा है। गांव गांव में बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है और वो सूचनाओं से पूरी तरह से लैस हैं। तो आप देखिएगा ये समाज खुद ऐसे लोगों को एलिमिनेट कर देगा, उन्हें निष्कासित कर देगा जो उनके मूल्यों पर खरे नहीं उतर पाएंगे, जो उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाएंगे। इसको बिल्कुल कानून के दायरे में ला करके या सजा के दायरे में ला करके एलिमिनेट करना, निकालना, हमको लगता है कि ये संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन फिर भी समाज इस विषय को लेकर के बहुत जागरूक है और आने वाले समय में आप देखिएगा जो नया युवा भारत है और जो देश के युवा हैं वो स्वयं इस व्यवस्था को परिवर्तित कर देंगे। और जहां तक पूर्ववर्ती सरकारों की बात है, किस तरीके से उन लोगों ने ग्राम प्रधान के स्तर पर मैनिपुलेशन किया है, आज भी देखिए लगभग 70 से 80% ग्राम प्रधान एक विशेष पार्टी से बिलोंग करते हैं। यही कारण है कि जो विकास की योजनाएं हैं वो धरातल पर 100% नहीं उतर पाती। हाँ, डिजिटल इंडिया के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर उन भ्रष्टाचारों को या उन कमियों को ट्रेस करने में, उन्हें बाहर निकालने में मदद जरूर मिला है। ऐसी सफलता जरूर मिली है मोदी जी के डिजिटल इंडिया के क्रांति के कारण। और मुझे लगता है ये चुनाव जो आने वाला है, यद्यपि पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कैंपेन चल ही रहा है, लेकिन ये जो चुनाव ग्राम पंचायत का होगा, इसके बाद आप देखिएगा ग्राम पंचायत स्तर पर भी एक नया स्वरूप, एक नई व्यवस्था, एक परिष्कृत व्यवस्था देखने को मिलेगी। और गांव में उसका विकास, जो ग्राम स्वराज्य का सपना महात्मा गांधी जी का था, विनोबा भावे जी का था या तमाम महापुरुषों का था, वो स्वप्न भी साकार होता दिखेगा। नहीं, बिल्कुल साकार होता दिखेगा। लेकिन जैसे गौरव जी आपने बोला कि जो शिक्षा का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए काम भी होता है, उस पर आप जवाब फिर भी टाल गए, गोलमोल कर गए। मैं प्रधान जी विजेंद्र कुमार जी, कितना जरूरी है पढ़े लिखे प्रधानों का होना, कितने सहमत हैं आप? मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि पढ़े लिखे ही प्रधान होने चाहिए। जो पढ़ा लिखा प्रधान होगा, भाई शिक्षित होगा, तो सभी कार्य अच्छे ही करेगा। तो उस पर कोई ना कोई नियम बनना चाहिए ना विजेंद्र जी? सरकार जब से आई है, हाँ जी बिल्कुल, कम से कम इंटर पास होना चाहिए। तो बीजेपी कम से कम, क्योंकि देखो जब से मेरी बहुत उम्र आ ली, जब से बीजेपी सरकार आई, हमने ऐसी सरकार नहीं देखी आज तक। देखो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और भाई सुरक्षा और ये बिजली, ये सभी चीजें विकास की मूल है और ये पूरी मुहैया है आज के दौर में। कोई दिक्कत नहीं किसी किस्म की, बहुत बढ़िया शासन चल रहा है। बस थोड़ा सा बस शिक्षा का ही बहुत थोड़े शिक्षित प्रधान बने तो और अच्छा विकास करें। क्यों जी? नहीं, बिल्कुल शिक्षित हो और कम से कम 12वीं पास तो हो। नेपाल सिंह जी, ये सबसे अहम एक बात रही है कि हमेशा से इसकी बात तो होती आई है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन आप देखेंगे कि आज भी पंचायतों के अंदर की स्थितियां क्या है। बहुत जगह नेपाल सिंह जी आज भी ऐसी स्थिति है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम हैं, जो योजनाएं हैं, बहुत सारे प्रधान उनको भी नहीं जानते। और एक और नेपाल सिंह जी सबसे अहम बात इसमें यह है कि जो प्रधानों के साथ एक कोऑर्डिनेशन शासन स्तर पर होना चाहिए, चाहे वो जिलाधिकारी स्तर पर हो या वो एसडीएम के स्तर पर हो,
उसमें भी बहुत बार कमी देखी जाती है। तो शायद उस कारण भी बहुत सारे लोग काम करना चाहकर भी काम नहीं कर पाते। कितने सहमत है यहाँ पर? उसमें कितना बड़ा संशोधन होना चाहिए कि आप कह तो रहे हैं प्रधान है, वो छोटी सरकार है, सब कुछ है, लेकिन बस वो फिर एक प्रधान ही रह जाता है, झगड़े सुलटाने वाला प्रधान। बस नेपाल सिंह जी, देखो संजय भाई, मेरा ऐसा मानना है, चौधरी चरण सिंह जी बात कहते थे कि घर में झाड़ू जो लगती है, जीने में झाड़ू लगती है, वो ऊपर से नीचे को लगती है, नीचे से ऊपर कभी नहीं लगती। जब ऊपर का तंत्र स्वच्छ होता है, स्वच्छ छवि का होता है, तो नीचे तक भ्रष्टाचार कुछ कम होता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं 2-3 परिवर्तन इस बार ऐसे सोच रहा हूं जो मुझे लगता है कि होंगे। एक तो मुझे लगता है कि इस बार कम से कम गांव का प्रधान का जो चुनाव होगा वो बंदूकों के दम पे नहीं होगा, डराने के दम पर नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है, योगी सरकार ने कम से कम ऐसा एक माहौल खड़ा किया है कि बंदूक के दम पर चुनाव तो नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आपने दूसरा प्रश्न किया है कि उसमें शिक्षा का क्या स्तर होना चाहिए। देख, शिक्षा का स्तर को हम एक डिफाइन करते, प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही कि इंटरमीडिएट तो होना चाहिए। अब साक्षरता का लेवल बड़ा है और इंटरमीडिएट तो सब लोग अब हो ही रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि वो छोटा सा समाज है, उसमें उस व्यक्ति की सहभागिता कितनी है, उसका खुद का व्यक्तित्व और उसके पारिवारिक व्यक्तित्व कैसा है। यानी कि जो लोग उस गांव में रह रहे हैं उसकी इंटीग्रिटी कैसी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चाहे भले कम पढ़ा लिखा, क्योंकि यदि वो कम पढ़ा लिखा भी है लेकिन भ्रष्ट नहीं है तो वो गांव चला ले जाता है, लेकिन वो पढ़ने के बाद भी बहुत भ्रष्ट हो सकता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े हार्वर्ड के पढ़े हुए मिनिस्टर भी आपके यहाँ पर जेल में गए हैं, बड़े बड़े लोग पढ़े हुए दिल्ली के घोटालों में बंद हुए हैं। पढ़ाई का एक लेवल स्तर होता है, समझने तक का स्तर होता है। समझने के लिए आजकल सूचना तंत्र बहुत मजबूत है और यूपी सरकार ने एक बड़ी अच्छी जो है पहल शुरू करी है, ग्राम सचिवालय। तो जो ये सब चीज सिस्टम ग्राम सचिवालय में इकट्ठे किए जाएंगे, इससे प्रधानी की तो बात अच्छी होगी। जैसे मेरे साथी मिश्रा जी ने भी कही ये बात, ये प्रवक्ता जी ने, कि डिजिटलाइजेशन इस सबसे बड़ी चीज के लिए एक अहम रोल पैदा करेगा। डिजिटलाइजेशन तो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास फर्जी वोट रुकने का, फर्जी सूचना आने का, और यदि डिजिटलाइजेशन के थ्रू जो जैसे आज बड़ी बड़ी अथॉरिटी में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में, बड़ी बड़ी सड़कों में एक ई टेंडर शुरू हुआ है, यदि गांव में भी ई टेंडर शुरू हो गया तो जो बोली प्रधानों की लगती है वो कम हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, लेकिन एक अत्याचार महिलाओं के साथ जरूर है, जो हमारी 50% आबादी है, कि उनको नाम मात्र के प्रधान बनाना ये लोकतंत्र के लिए बड़ा कलंकित है और समाज के लिए बड़ा कलंकित है। हम वुमेन एम्पावरमेंट में उनको ये जिलाधिकारी या एसडीएम के लेवल पर ही एक नियम बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें ऐसा कहीं नियम लिखा कि पति प्रधान आकर मीटिंग अटेंड करेंगे, क्योंकि पहली सरकारों का रवैया ऐसा था। पहली सरकार ऐसे सिस्टम को प्रोपोगेट करती थी, बढ़ाती थी, और क्योंकि उनका तंत्र था पूरा कमाने का, खर्च करने का, वोटों को ले जाने का। मैं समझता हूँ योगी सरकार में ऐसा नहीं होगा, तो वो आजादी भी इस बार महिलाओं को मिलेगी, वो आजादी भी मिलेगी। बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर हमजा बिलाल, सपा प्रवक्ता, भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमजा जी। अगर देखें डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बात हो रही है डॉक्टर बिलाल, अगर आप देखें कि चुनाव, पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है एक तरीके से, और लगातार तैयारियां जोर शोरों पर है। हम 2-3 चीजों पर चर्चा कर रहे थे और लगभग आपने सुना भी नेपाल सिंह जी को भी और गौरव मिश्रा जी को भी, जैसे कि शिक्षा की बात हो रही थी। उसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है कि आजकल क्या मतलब, जैसे नेपाल सिंह जी ने कहा कि ये जो छोटे चुनाव हैं वहां पर पैसे का और बाहुबल का और उसके अलावा शराब का ये भी बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है। उसे लेकर किस तरीके से रोकथाम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टियां अब इन्वॉल्व होने लगी हैं। डॉक्टर हमजा जी, अब क्या है कि पहले ऐसा होता था कि भाई ठीक है, प्रधान गांव के लोगों ने चुन दिया और हो गया। अब तो बड़े बड़े सत्ताधारी दल, बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हो जाते हैं और पूरा ऐसा चुनाव होता है जैसे विधानसभा का चुनाव हो रहा हो। तो उसे लेकर क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं सभी दल, जितने भी दल हैं, उन्हें लेकर एक आपस में बातचीत कर इसका जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि अगर इतना धन, इतना पैसा वो लगाएगा तो फिर कमाई तो करेगा ही। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है, कैसे आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि जो आपने कहा कि ये छोटा चुनाव है, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा चुनाव है।
क्योंकि जब से ये किसान आंदोलन हुआ है और किसान जो है, जो जितना भी किसान आज बॉर्डर पे बैठा हुआ है, वो सारा किसान गांव से, पंचायत से ही कनेक्ट करके आता है। और इस बार ये चुनाव बहुत ही बड़ा होने वाला है। 2022 के उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा सारी चीजों को जताने का काम करेगा। दूसरी बात आपकी रही कि शराब और शिक्षा की बात रही, कि बिल्कुल मैं इस चीज से आपके इत्तेफाक रखता हूं कि बिल्कुल भी धन बल का या शराब का, इन सारी चीजों का चुनाव में किसी भी तरीके का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और लेकिन मसला एक ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी विकास के मुद्दे पे बात नहीं करती है, किसी भी जिससे जनता को या लोगों को फायदा पहुंचे उस पर बात नहीं करती है। आपने हाल देखा कि ये प्राथमिक विद्यालय, स्कूलों के, ये गांव पंचायत के होते थे, वहां पर क्या हाल रहा, किस तरीके से लोगों को, बच्चों को खाने पीने के समाज में कितना घोटाला रहा। पूर्वांचल की तरफ एक पत्रकार ने उस पर वीडियो बनाया तो उसको एफआईआर करके उसको जेल भेज दिया। तो ये तानाशाहों की सरकार है और ये पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव साबित होने जा रहा है। मेरी इस बात को याद रखिएगा, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल चुनाव तो बड़ा ही है। अब वो कितना बड़ा होने जा रहा है, क्या कहेगा, कौन सी दिशा तय करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें, हमजा जी, वर्तमान में देखें तो ऐसा भी कहा जा रहा था कि क्यों ना, क्योंकि पार्टियां तो इन्वॉल्व रहती हैं और लगभग सभी दल उसके अंदर उतरते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो समर्थित कैंडिडेट का नाम ना है कि ये सपा समर्थित है, बसपा समर्थित है, भाजपा या कांग्रेस, सब रहते हैं। तो क्यों ना ऐसी भी मांग हो रही है, क्यों ना ये चुनाव भी फिर पार्टी के सिंबल पर कर दिया जाए? फायदा क्या है फिर उनको छोड़ने का खुला? देखिए ये मुद्दा जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगी। अगर राज्य निर्वाचन आयोग इस बात पे तय करती है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग सिंबल देंगे। आपके नगर निगम के चुनाव में सिंबल राज्य निर्वाचन आयोग कहती है तो हम लोग सिंबल देते हैं और उस पर भरपूर जो है वो चुनाव बढ़ चढ़ के लड़ा भी जाता है। तो वो राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर जिम्मेदारी है। अगर राज्य निर्वाचन आयोग कहती है तो हम लोग सिंबल देंगे, सिंबल देंगे, बिल्कुल। और आप सहमत है कि सिंबल दिया जाना चाहिए? डॉक्टर साहब, आप सहमत हैं? इस पे सहमति और सहमति वाला दौर आजकल इस मुल्क के अंदर नहीं चल रहा है। देखिए, आजकल इस मुल्क के अंदर का जो दौर है वो हमारे या आपके सहमत से कोई काम चल नहीं रहा है। आजकल जो भी बात होती है तो या फिर लड़के लेना पड़ता है और या फिर उसका दमन कर देती है। ये सरकार तानाशाह सरकार चल रही है। इसलिए जैसा भी राज्य निर्वाचन आयोग फैसला करेगी उस पर हम लोग उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। चलिए, तानाशाह शब्द भी बहुत बार आ रहा है आजकल और बहुत कुछ कह जाते हैं। गौरव मिश्रा जी, बहुत सारी बातें डॉक्टर हमजा ने बोली हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं, और ये एक जो तानाशाह वाला है, ऐसा कौन सा डर पैदा हो गया आज देश में कि ये बार बार कुछ लोग तानाशाह तानाशाह शब्द लेके आ जाते हैं? क्या है ये? जी गौरव मिश्रा जी। देखिए, जब भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगता है, जब अपराधियों के घर ढहाए जाते हैं, उनके महल गिराए जाते हैं, जब अपराधी इनकाउंटर में मारे जाते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि एक तानाशाह जैसा माहौल है। किनके लिए? उन्हीं लोगों के लिए जो ऐसा वातावरण पैदा करने का प्रयास करते रहे हैं या ऐसा वातावरण बना करके प्रदेश में रखे हुए थे। लेकिन प्रदेश की जनता इससे बहुत सुकून महसूस करती है, बहुत कंफर्ट महसूस करती है और वो ये उम्मीद करती है कि यही व्यवस्था हमेशा इस उत्तर प्रदेश में कायम रहे। इसलिए हम बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं, जो किसानों के साथ जोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं हमारे प्रवक्ता महोदय समाजवादी पार्टी के, यही किसान इन्हीं चुनावों में वोट देंगे और रिजल्ट जो है वो ये प्रमाणित कर देगा कि किस प्रकार से किसान इन तीनों कानूनों के साथ खड़ा है उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। रही जहां तक विकास की जहां तक बात है, निश्चित रूप से सबसे जो इकाई है लोकतंत्र की वो ग्राम प्रधान है और ग्राम प्रधान के स्तर पर अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो गांव की जो एक विकास की जो स्वस्थ परिकल्पना है वो देखने में नहीं आएगी। हम लोग गांव में जाते हैं, संगठन के माध्यम से कार्यक्रमों में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं भ्रष्टाचार के बहुत सारे शिकायत आते हैं, छोटे छोटे शिकायत आते हैं, जैसे एक ही घर में, एक ही परिवार में कई शौचालय मिल गए लेकिन वहीं एक जरूरतमंद को शौचालय नहीं मिला। तो ये सब सारी चीजें निश्चित रूप से आने वाले समय में ये ट्रेस हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें इंगित नहीं किया जा रहा है, ये पकड़ में आ रही है और चिन्हित हो रही है और इसका डेटाबेस भी तैयार हो रहा है और ये सारी चीजें पकड़ ली जाएंगी। और अब तो हमारी पार्टी पूर्ण रूप से मन बना चुकी है
फुल फ्लेजेड हम लोग इन चुनाव में आएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव में लड़ाएंगे। सबसे छोटी संसद से लेकर सबसे ऊपर की संसद तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जिनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, जो विकास कार्यों के प्रति जवाबदेह होंगे। और वहीं महिलाओं की जहां तक बात है, आपने देखा होगा प्रधानपति के नाम पर पति महोदय प्रधानी चलाते हैं, तो मुख्यमंत्री तक बिहार के तो एक मुख्यमंत्री को ही बना दिया, लालू जी ने अपनी पत्नी को ही बना दिया मुख्यमंत्री। तो इस तरह के एग्जाम्पल पटे पड़े हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र को धता बताया जाता है और पदों पर काबिज हो जाया करता है लोग, हो जाते हैं लोग। लेकिन अब ये व्यवस्था नहीं चलेगी, इसलिए कि जनता बहुत जागरूक है और वो समझती है, मंशा समझ रही है लोगों का। और कहीं ना कहीं इस प्रदेश में जातिवाद का, संप्रदायवाद का, धर्मवाद का, क्षेत्रवाद का ये नेक्सस टूट रहा है। और जो टूट गया है उसी का ये लाभ मिलेगा कि अब ये जो चुनाव होगा बहुत स्वस्थ तरीके से होगा, इसमें किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होगी। स्वस्थ चुनाव होना भी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है स्वस्थ चुनाव, क्योंकि ये चुनाव ही इतना महत्वपूर्ण है। छोटी सरकार है और सबसे अहम है क्योंकि पहला पायदान है। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आप। लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। 15? टेस्ट ड्राइव? हाँ, ले ही सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई TVS रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। कृष्ण की जन्मभूमि पर आस्था का संसार बसा है, कण कण में देवत्व भरा है, यहाँ दिलों में प्यार बसा है, महिलाओं का मान बढ़ा है, कृषकों का सम्मान बढ़ा है, परदेशी को घर में रोजी, माटी का अभिमान बढ़ा है। आएंगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं गांव की सरकार की। जी हाँ, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने कहा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर अब जल्द ही पंचायत चुनाव होंगे। नेपाल सिंह जी, एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि लगातार ये कहा जा रहा है कि पंचायतों के अधिकार कम किए जा रहे हैं और जिला पंचायत हो या ब्लॉक प्रमुख हो, खासकर उनके ऐसे आरोप लगातार लग रहे हैं। ऐसे में बहुत बार ऐसा हुआ है कि हर बार ये जितने भी जिला पंचायत के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो ये बात कहकर बच जाते हैं कि जब हमारे पास अधिकार ही नहीं है तो हम कौन सा विकास कार्य कराएं। ऐसी भी बहुत बार चीजें होती हैं। तो ऐसे में जब पंचायतों को मजबूत करने की बात होती है तो ऐसे में अधिकार कम कर देना वो कहां तक सही है और कैसे आप देखते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता कौन से अधिकार भी कम किए गए हैं। पंचायती राज एक्ट में तो ऐसा कोई अधिकार भी खत्म नहीं किया गया है और उसमें तो वही अधिकार जो पहले से थे वही आज। हाँ, कुछ सिस्टम को मजबूत करने के लिए कुछ उसमें कुछ ब्रेक जरूर लगाए गए हैं और उसमें कुछ लोगों की जिम्मेदारी बनाई गई, क्योंकि पहले सब लोग प्रधान लोग करते थे, सभी जिला पंचायत के सदस्य लोग करते थे, जिला पंचायत अध्यक्ष करते थे और जिम्मेदारी डीएम की और एसडीएम की होती थी। अब यदि वो कहते थे यदि हमको जिम्मेदारी लेनी तो हमको कुछ अधिकार भी मिलने चाहिए, यानी कि कुछ हमें प्रोसेस को डिसाइड करना है।
तो प्रोसेस डिफाइन होने से कुछ लोगों को लगता है कि मेरे अधिकार कम हो गए, तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि उनको लगता होगा जरूर, लेकिन अब एक प्रोसेस डिफाइन हो रहे हैं, क्योंकि इसका कारण ही है ये जो डिजिटलाइजेशन है, जो सोशल मीडिया है, जो पर्टिकुलरली जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी अप्रोच एक सबसे अच्छी बात, ये जो मन की बात करते हैं या जो अपने भाषण देते हैं, उनमें वो ज्यादातर गांव से जुड़ी बातें करते हैं, शौचालय बनने की, ग्रामीण गांव में निर्माण की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना सड़क की बात करते हैं, ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, मुर्गी पालन की बात करते हैं। तो उससे लोगों को अवेयरनेस तो हो रही है कि हमारे गांव में पैसा आ रहा है और हमें पैसा कैसे मिलेगा इसकी जिम्मेदारी। अब बहुत सारे गांव में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को बिना पैसे दिए घर मिल रहे हैं, ये पहली बार संभव हो पा रहा है और वो इसको महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो अपने प्रधान से क्वेश्चन भी कर रहे हैं। इसलिए ये जो चुनाव इस बार का होगा, ये महत्वपूर्ण चुनाव होगा और इसमें लोगों का नजरिया बदलेगा चुनाव के प्रति। बट मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई अधिकार बिना पार्लियामेंट कोई कम किया। हाँ ठीक है, मैं एक स्टेट लेवल पर प्रोसीजर को थोड़ा जरूर चेंज किया जाता है कि पहले आप बगैर टेंडर दे सकते हैं, आप टेंडर देने के बाद करेंगे, टेंडर में न्यूनतम वाले को देना पड़ेगा, न्यूनतम वाले को देंगे, तो वो ठीक है, वो तो अच्छा है, जरूरी है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। वो बिल्कुल और जरूरी भी है। गौरव मिश्रा जी, एक आरोप लगातार और भी लगता रहा है कि जिस तरह से जो दागी प्रत्याशी होते हैं बहुत ज्यादा तादाद में आ जाते हैं, ऐसे में लेकर जैसे चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था बनाई है ऊपर के चुनाव के लिए, तो क्या ऐसी व्यवस्था निचले स्तर पर भी होनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस तरीके का अभियान है वो तो नीचे से ही शुरू हो तो ज्यादा अच्छा है। बहुत सारी चीजें ये भी है, उसे लेकर आपका क्या नजरिया है? जी देखिए, पंचायत के चुनावों की जो पूरी केमिस्ट्री है, जो उसकी पूरी व्यवस्था है, अगर इतिहास उठा करके देखा जाए तो बहुत जटिल है, क्योंकि इन चुनावों में पावर भी चलता है, शक्ति प्रदर्शन भी चलता है, भाई भतीजावाद भी चलता है, भ्रष्टाचार, रुपए लेन देन और शराब का वितरण भी चलता है, पुरानी रंजिशें भी चलती हैं। तो कई सारे फैक्टर इन चुनावों को प्रभावित करते हैं। मुझे लगता है कि इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग जो है वो इन चुनावों को निर्धारित करेगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, माननीय मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, तो उन्होंने ग्राम संसद की व्यवस्था की थी और निर्विरोध जिन गांवों ने ग्राम प्रधान अपना चुना था, जिन पंचायतों में चुना गया था, उन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। तो एक स्वस्थ परंपरा को शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से ऐसे कई ग्राम पंचायतें होंगी जो निर्विरोध अपने प्रत्याशी को आपसी समझ बूझ से चुनेंगी। तो एक लेकिन अगर गौरव मिश्रा जी, ये क्या गारंटी रहेगी कि वो आपसी समझ बूझ से आया है, वो बाहुबली नहीं है? ये क्या गारंटी होगी? निश्चित रूप से इसकी संभावना है, परंतु यदि वो अपराधी है, किसी भी प्रकार से इस तरह के कृत्यों में वो लिप्त है जो समाज के लिए विरोधी है, तो कानून उसका काम संज्ञान लेगा, कानून उस पर कार्रवाई करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चुन के गए हैं और जेलों में बंद हैं अभी, और भ्रष्टाचार के मामलों में भी जेलों में बंद हैं। तो अगर ये अनियमितता कहीं पाई जाती है तो उस पर कानून अपना काम करेगा। ऐसा नहीं है, ये नहीं कि सामूहिक रूप से दबाव बना के या किसी भी कारण से रुपए पैसे लेन देन करके वोट खरीद करके चुन करके आ गया और वो संज्ञान में नहीं आएगा। वो संज्ञान में चीजें आएंगी, उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी भी चाहिए। डॉक्टर हमजा बिलाल जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं की बात होती है तो पंचायत के अंदर 50% की बात कही जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो महिलाओं की भागीदारी है वो उस तरीके से सामने नहीं आ पाती है जिस तरीके से आनी चाहिए। या तो वहां पति महोदय की भागीदारी सामने आती है, या वो जो महिला वहां रहती है वो कहीं भी उस कार्य में उस तरीके से दिखती नहीं, विपक्ष ज्यादा हावी हो जाता है। ऐसे में महिलाओं को पंचायत में सशक्तिकरण, मतलब जो उनको शक्ति देने की बात है, वो और कितनी होनी चाहिए और कितना महत्वपूर्ण है वो आने वाली स्वच्छ राजनीति के लिए? जी मैं बताता हूं, मैं इसका जवाब देता हूं। पहले मैं अपने भाजपा के मित्र प्रवक्ता जो हैं, जिन्होंने भी इससे पहले डिबेट में किया, मैं काफी देर से हाथ उठाए हुआ था संजय जी, कि मैंने कहा शायद आप हमको मौका देंगे, बिल्कुल मौका दिया ना आपको जी। सबसे पहली चीज तो इन्होंने कहा स्वस्थ वातावरण। जी, नहीं, बहुत धन्यवाद आपका।
स्वस्थ वातावरण जो मेरे भाजपा के मित्र प्रवक्ता कर रहे थे कि जो बता रहे थे कि सामाजिक तौर पर जो है ये एक वातावरण स्वस्थ हो गया, हमने सारे गुंडे सारे सबको अंदर कर दिया। हकीकत ये है कि भाजपा के विधायक गुंडे बन के और अपने साथ चंद गुंडों को लेके मासूम किसान भाइयों के ऊपर जब पत्थर मारते हैं तो हमारा वातावरण स्वस्थ नहीं होता है, वो बहुत बुरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र जहां के वो रहने वाले हैं गोरखपुर के अंदर, जब उनकी महान कर्मठ पुलिस जब वो फिरौती मांगती है, किडनैपिंग करती है, तब ये वातावरण बहुत स्वस्थ हो जाता है। और मेरे मित्र ने महिला अपराध के ऊपर बात करी थी आज, महिला अपराध पे बात करी थी। आज महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हाथरस के अंदर बेटी का बलात्कार होता है, उसकी लाश को रात में जला दिया जाता है, उससे वातावरण बहुत स्वस्थ होता है हमारे। और आपके बाद आपके उन्नाव के अंदर एक विधायक उसका जो है बलात्कार का आरोपी रहता है, उसके बाद आपका सांसद बहराइच और उसके तरफ वाला जो है वो, इनके सारे नेता लिप्त हैं। और जब कश्मीर के अंदर एक छोटी सी बच्ची आसिफा का बलात्कार होता है तो यही चंद भाजपाइये ये उसके बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालते हैं। इससे हमारा वातावरण बहुत स्वच्छ होता है। माफ करिएगा, यहाँ पर दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यही है हमजा जी कि ले देकर बात कहीं ना कहीं आप धर्मवाद की तरफ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि किस तरीके से अगर स्वच्छता की बात होगी और खाली हम ये कहें कि बीजेपी के फला एमएलए, तो बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे सांसद हर सत्ताधारी दलों के, चाहे वो कोई भी है, जितनी पार्टियां हैं सबके यहाँ पे है, ऐसी मतलब भरमार है, हर जगह भरमार है। और कोई भी दल, चाहे वो कोई भी है, वो आगे आकर ये नहीं कहता कि हम इन सबको निकाल रहे हैं, इन सबको उनको हटा रहे हैं और इनको नहीं देंगे। ये भी एक चीज है। आज बात हो रही है पंचायत की, तो उसी पे थोड़ा बात कर लेते हैं जी। मैं उसी पे आ रहा नहीं, तो सुनिए, मैं पंचायत पे ही बात कर रहा था। हमारे भाजपा के मित्र प्रवक्ता ने कहा ये एनसीआरबी का डाटा है महिला अपराध पर। गौरव जी आपके पास आऊंगा इसके बाद, हमजा जी को बोलने दीजिए, मैं आपसे ही लूंगा। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। और बोलिए हमजा जी, आप ही बोलिए। गौरव जी आपके बाद बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हम चुनाव लड़ते हैं विकास के नाम पर। हाँ जी, मैं विकास के एजेंडे पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना जानती है, चुनाव लड़ना चाहती है। हम ना धर्मवाद ना जातिवाद की बात करते हैं, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो इनके नेता, इनके प्रधानमंत्री, इनके गृह मंत्री देश के फलाने को मारो गोली और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान के नाम पे वोट मांगते हैं, क्योंकि इनके पास, भाई ने हमारे शौचालय का जिक्र किया, आप पत्रकार हैं, आप जाइए जांच करवाइए कि किसी भी शौचालय में मोदी जी के पानी नहीं है। साहब कैसी बात आप करते हैं? आप देश की जनता के साथ मजाक करना चाहते हैं? आप पंचायत चुनाव पे आइए। आपके प्रधानमंत्री ने जब 2014 में सरकार बनी थी तो आपने गांव को गोद लेने की बात कही थी। आज बताइए कौन सा सांसद कहां पर गोद लेके आपने किस गांव को स्मार्ट सिटी या स्मार्ट विलेज बना दिया है? आप कहां झूठ और मक्कारी की बात करते हैं? इसीलिए आज देश की सारी जनता सिर्फ ये 4 लाइन कहती है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिल ही लौटा दो, वो सस्ते दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। अजी ऐसा करो साहेब, पुराने दिन ही लौटा दो, पुराने दिन ही लौटा दो। चलिए गौरव जी, ये जो एक हम ये कहेंगे कि बहुत सारे लोगों को एक सदमा सा लगा हुआ है अंबानी अडानी का। इनसे शायद इन लोगों को ये पता नहीं कि अंबानी और अडानी आज से पहले भी अंबानी और अडानी ही थे, और वो और सरकारों में भी उतने महत्वपूर्ण थे जितने आज हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी हो, उसे खाली टारगेट कर देना बिना किसी हम कहेंगे तथ्यों के, वो भी सही नहीं है। चलिए बाकी चीजों का जवाब आप ही दे दीजिए जी। गौरव जी शांत हो जाए, मैं बोलता हूं। शांत है हमजा जी। डॉक्टर हमजा जी सुन लीजिए, डॉक्टर हमजा जी सुन लीजिए, आपको भी बोलते हुए नहीं रोका ना, आपने अपनी बात पूरी की जी। इस प्रधानमंत्री और हाँ के मालिक लोग हैं अडानी और अब शांत हो जाइए, अब सुन लीजिए जी। चलिए हमजा जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। सबसे पहले तो इनके अपराधों की दास्तान सुना दें आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से दर्शकों को। इनके शासनकाल में 70% अपराध सिर्फ इनके एमएलए के क्षेत्र में हुआ करते थे। 24 हत्याएं, 17 बलात्कार, 7
दंगे, ये रोज के रिकॉर्ड है। एनसीआरबी का डाटा है, एनसीआरबी का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत हो जाइए, पूरा सुनिए पहले, मंत्री जी की पूरा सुन लीजिए, मत करिए, पूरा सुन लीजिए, झूठ सुन मत लीजिए। बोलिए। अब 15 लाख अडानी रुपए और खाते में अडानी आएंगे, और अंबानी इस तरीके का झूठ मत बोलिए। डाटा अडानी और अंबानी पर आते हैं, एनसीआरबी का डाटा है पिछले 2 सालों के अडानी अंदर। और अंबानी पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के ये अंदर जो अपने चरम पे है। जियो एक लेकर सर्वे के के अंदर, फ्री में एक फोन सर्वे और के फ्री में अंदर डेटा उत्तर चला रहे प्रदेश का हैं, नाम वो टॉप 10 के अंदर उसी नहीं अंबानी का है, ये आपके उसी पापा अंबानी जी का है, बिल्कुल फेल मुख्यमंत्री जिसे साबित इंदिरा जी हुए। ने पैदा किया था। और अडानी भी भाजपा के शासनकाल में पैदा नहीं हुए थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, देश के कारपोरेट जो है सर्वाधिक टैक्स देते हैं। जीडीपी में सर्वाधिक टैक्स का योगदान देश के कारपोरेट का होता है। सर्वाधिक रोजगार देश के कारपोरेट्स देते हैं। तो क्या वो देश के शत्रु है? देश के शत्रु तो आप जैसी पार्टियों के लोग हैं जो गुंडों को जनप्रतिनिधि बनाते हैं, ग्राम पंचायतों पर कब्जा करते हैं। आज भी 80% ग्राम प्रधान आपके गुंडे हैं, 80% प्रधान आपके गुंडे हैं, जो जिनके पेट में जो कीड़ी है ना, उसके लिए दवाई मोदी जी ने दे दिया है, योगी जी ने। इसीलिए आप बेचैन हो रहे हैं, आप बेचैनी से तड़प रहे हैं कि अब क्या होगा। किसान चिल्ला रहे हैं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। किसान तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि आपको हमारे यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी जाति आपको बहुत महंगी पड़ेगी। चलिए नेपाल सिंह जी, आप अपना देखिए, दिक्कत क्या है नेपाल सिंह जी, जब भी राजनीतिक लोग ज्यादा बैठते हैं तो मुद्दों से भटक जाते हैं। नेपाल सिंह जी, बात इतनी सी है कि पंचायत चुनाव की जो व्यवस्था है, पंचायतों की जो व्यवस्था है वो और मजबूत हो, उनकी व्यवस्थाएं और दुरुस्त हो, उसे लेकर कितने काम होने चाहिए और क्या क्या कमियां आपको लगती हैं, उससे लेकर क्या कहना चाहेंगे जी? मुझे लगता है नेपाल सिंह जी से बात हमारी नहीं हो पा रही है। मैं प्रधान जी, विजेंद्र कुमार जी, एक बात यह है कि आपने अभी बहुत सारी चीजें बताई थी कि व्यवस्थाएं सही रही, आप तो खुद प्रधान रहे हैं। अब जो स्थितियां हैं पैसे की और जो गांव में विकास की जो सरकारें हैं, उसे लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? क्या अब जो है फंड उस तरीके से आ रहा है कि गांव में विकास उस तरीके से हो पाए जैसे गांव के लोग चाहते हैं? विजेंद्र कुमार जी। जी, सभी देखो गांव का विकास ही चाहते हैं सभी लोग। ऐसा नहीं कि सभी खराब लोग हैं, अभी 95% लोग अच्छे ही हैं। कुछ ही चंद लोग हों जो भाई गड़बड़ करते हैं, नहीं तो सभी लोग अच्छे हैं, सभी विकास ही चाहते हैं। और ईमानदारी से भाई कैंडिडेट चुने जा, प्रधान ईमानदार हो तो अच्छे ही कार्य होंगे, पढ़े लिखे होंगे। अब या ऐसे वोटर नहीं रहे जो अनजान पड़े में पहले शराब के उसमें या किसी चक्कर में वो कर देते काम। अब ऐसी बात नहीं, अब सभी मतदाता जो है सोच समझ को वोट दें, क्योंकि लोकतंत्र जो है शिक्षितों का शासन है। भाई शिक्षित लोग होंगे तो अच्छे ही उसे भाई कैंडिडेट को चुनेंगे, और अच्छा चुनेंगे तो अच्छे ही कार्य होंगे। क्यों जी? नहीं, बिल्कुल जी। तो इसीलिए लोकतंत्र जो है ये, हाँ जी, ये शिक्षितों का ही शासन है। नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए। गौरव जी, मैं आपसे ले लेता हूं एक सवाल की पंचायतों को मजबूत करने के लिए आप क्या अपना नजरिया रखते हैं और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि पंचायतें मजबूत हो? वैसे मेरी नेपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, मैं नेपाल सिंह जी से एक सवाल लेके आपके पास आऊंगा इसी सवाल पर। नेपाल सिंह जी, कितना जरूरी है पंचायतों को मजबूत होना और क्या क्या कमियां आपको लगती है, और क्या इस बार नया होना चाहिए कि जिसे कहा गया है कि यह सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, उसका मजबूत होना उतना ही आवश्यक है? जी नेपाल सिंह जी। देखिए, सरकारी तंत्र को इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए, चाहे वो आपका निर्वाचन आयोग है, चाहे हमारा जिला प्रशासन है, कि वो निष्पक्षता के साथ ही चुनाव कराएं और इसमें उन व्यक्तियों की ड्यूटी लगाएं जो खुद निष्पक्ष हो और भ्रष्ट ना हो। क्योंकि भ्रष्ट व्यक्तियों को चुनाव की ड्यूटी में लगाया जाएगा तो कभी भी अच्छे चुनाव नहीं हो सकते, नंबर एक। दूसरा, चुनाव आयोग को, जो प्रदेश स्तर पर चुनाव आयोग है, जो उसकी अपना खुद की भी अपनी व्यवस्था होती है, उसको राष्ट्रीय स्तर के चुनाव की तरह इस पर एक चुनाव के खर्चे पर कहीं ना कहीं नजर बढ़ानी चाहिए।
हम लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ठीक है बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल करने के लिए काफी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। लेकिन प्रधानी चुनाव में इसको कहीं ना कहीं बहुत सख्ताई से इसका पालन होना चाहिए और इसमें जिन अधिकारी की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए वो उस जिले के नहीं होने चाहिए, कम से कम वो एक दूसरे मंडल से होने चाहिए, मंडल के भी नहीं होने चाहिए, ताकि एक निष्पक्ष चुनाव इसमें हो सके। हालांकि चुनाव अधिकारी जो इसमें काम करते हैं वो क्योंकि बाहर से दूसरे प्रदेश से नहीं आते हैं, इसी प्रदेश के होते हैं, कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के किसी संपर्क में रहते हैं, बट फिर भी ये चुनाव आयोग की एक निष्पक्षता हो सकती है कि उसमें थोड़ा सिस्टम को लगाए और जो अच्छे चुनाव के लोग हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, जो जिनका ज्यादा पार्शलिटी नहीं हो सकती, या शिक्षक है, बैंक के लोग हैं, या कोई और दूसरे विभाग से लोग हैं जिनका राजनीतिक से ज्यादा जुड़ाव नहीं हो सकता, उनकी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। एडीओ, बीडीओ इन सबकी ड्यूटी लगाने से क्या होता है कि वो लोग कहीं ना कहीं पार्टी के किसी सरकार के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। मैं नहीं कहता कि डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, इनडायरेक्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। चुनाव में छोटा चुनाव है, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सलाह है, कहीं ना कहीं देखना चाहिए। गौरव जी बोलिए। देखिए, इस बात के लिए तो इस बात के लिए तो हम आश्वस्त कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार के पंचायत चुनाव एक नई उम्मीद की किरण लेकर के आए हैं और पूरे व्यवस्था परिवर्तन में किस प्रकार का परिणाम आएगा चुनावों के बाद निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। चरणबद्ध तरीके से और भ्रष्टाचार मुक्त किसी भी प्रकार से ये चुनाव संपन्न होंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और इन चुनावों में मेरा तो ऐसा आह्वान है और मानना है कि अधिक से अधिक युवाओं को पार्टिसिपेट करना चाहिए ग्राम पंचायतों के चुनावों में, उन्हें आगे आना चाहिए। और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्रिय हो रहा है सरकारी स्तर पर, तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो सरकारी महकमे का व्यक्ति हो और या फिर वो प्रत्याशी ही क्यों ना हो, या फिर चुना हुआ प्रत्याशी क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पकड़ में आ जाएगा और उसके ऊपर शिकंजा कसेगा और जवाबदेही सरकारी योजनाओं की बनेगी उनके ऊपर और वो देना पड़ेगा। और जनता तो अब बहुत जागरूक है, हम लोग गांवों में जाते हैं, देखते हैं किस तरीके से प्रश्न किया जाता है और जनता स्वयं भी भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करती है, डीएम तक ले जाती है, क्षेत्र के सभी संबंधित अधिकारियों तक ले जाती है, जनप्रतिनिधियों तक ले जाती है। लेकिन जब उनका रिएड्रेसल नहीं होता है तब उसमें समस्या पैदा होती है। लेकिन इस बार का चुनाव इस तरह की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा जिसमें कहीं कोई अनियमितता पाई जाती है तो उन समस्याओं का रिएड्रेसल भी हो और जो संबंधित भ्रष्टाचारी हो या जो व्यक्ति उस तरह का अपराध किया हो वो दंडित भी हो, इस प्रकार का सुनिश्चित करेगी हमारी सरकार इसी व्यवस्था को। नहीं, चलिए, बिल्कुल होना भी चाहिए। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय